एंड केमिस्ट्री में मार्क्स हैं आपके 80। अगर आपसे पूछा जाए एवरेज, तो एवरेज इन दोनों के बीच में आएगा ना, 60 + 80/2 इट विल बी 70, ठीक बीच में आएगा। बट करंट के लिए ऐसा नहीं है। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 14 फ्रॉम आवर यूनिट EMI and AC. The chapter which we are doing is alternating current. Alternating current चैप्टर में जो आज टॉपिक हम आपके लिए इस लेक्चर में लेकर आए हैं, द टॉपिक इज मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मीन मीन्स एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट भी इसको हम कह सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो कुछ चीज़ें हमने सीखी थी उनको एक बार से फिर से देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदलता रहता है टाइम के साथ साथ। उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू कभी एक वैल्यू पर नहीं टिकता है ना, उसका वैल्यू लगातार चेंज करता है। एंड द डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, और उसका डायरेक्शन भी एक परफेक्ट टाइम के बाद रिवर्स कर जाता है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो 1 सेकंड के लिए ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो अगले सेकंड के लिए इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। और फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर इधर आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर इधर आ जाएगा। सो इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। ओके, और ऐसा करंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग साइन इक्वेशन या कॉस इक्वेशन। तो अभी मैंने साइन इक्वेशन को यूज करा है। I is equals to I0 sin omega t. I, what is I? I is instantaneous value of current, मतलब value of current at a given time. And what is I0? I0 is peak value. Peak value मतलब maximum value of alternating current. This is peak value या maximum value of alternating current. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी इज द गिवन टाइम। ओके, और ओमेगा टी पूरे को आप बोल सकते हैं फेज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। ओमेगा टी को हम बोलेंगे फेज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड बाय दिस फॉर्मूला, वेयर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, वो टाइम जितने टाइम में ये ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी एक साइकिल पूरी कर लेता है। सपोज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू आर रेजिस्टेंस लाइक दिस। ये सर्किट डायग्राम लास्ट लेक्चर में भी था। तो हाफ टाइम के लिए करंट विल फ्लो लाइक दिस। मान लो हाफ टाइम के लिए इट विल फ्लो क्लॉकवाइज 0 से t/2 टाइम तक इट विल गो क्लॉकवाइज। देन नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए इट विल गो एंटी क्लॉकवाइज। t/2 टाइम से t टाइम के लिए इट विल गो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे फ्लो कर रहा है ये करंट, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ में ऐसे शो करते हैं। 0 से t/2 टाइम के लिए जब वो क्लॉकवाइज जा रहा था तब ये ग्राफ था। करंट स्टार्ट हुआ 0 वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा। जब उसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई तो टाइम हुआ होगा t/4। फिर उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हुई और उसने अपनी हाफ साइकिल कंप्लीट कर ली। हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू को बढ़ाता है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है I0 तक, क्योंकि दूसरा डायरेक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन। और फिर वो वापस से अपनी वैल्यू कम करता करता अपनी नेक्स्ट हाफ साइकिल t/2 टाइम से t टाइम तक एंटी क्लॉकवाइज साइकिल को भी पूरा कर लेता है। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। तो इस ग्राफ से, इस इक्वेशन से ये तो क्लियर है कि करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। द वैल्यू ऑफ द करंट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली विद टाइम। तो ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती है उसका एवरेज निकालेंगे अगर हम, तो एवरेज कैसे निकाले जा सकता है? देखो यहां पर जो एवरेज कैलकुलेट होता है वो टाइम को कंसीडर करके होता है। टाइम को कंसीडर करना होगा। तो अगर आप यहां पर इसका एवरेज निकालोगे
तो एवरेज फॉर द कंप्लीट टाइम, इस टाइम के दो पार्ट कर दो, 0 से t/2 एंड t/2 से 2। तो जितना करंट वो फर्स्ट हाफ साइकिल, दिस इज फर्स्ट हाफ साइकिल एंड दिस इज नेक्स्ट हाफ साइकिल या सेकेंड हाफ साइकिल, जितना करंट फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हुआ है, उतना ही करंट नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हुआ है। तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा, एवरेज फॉर कंप्लीट टाइम पीरियड, एवरेज फॉर कंप्लीट टाइम पीरियड, दैट विल बी 0, क्योंकि जितना करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में गया उतना नेगेटिव मतलब रिवर्स डायरेक्शन में गया। तो क्या आ जाएगा आंसर एवरेज का? 0। जितना करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है और जितने टाइम के लिए गया है उतने ही टाइम के लिए उतना ही करंट नेगेटिव मतलब रिवर्स डायरेक्शन में गया है, तो इन दोनों का आंसर 0 आएगा। तो एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट टाइम पीरियड इज 0। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, of alternating current for complete time period, complete time period मतलब 0 से t, for complete time period is 0। it means अगर हम alternating current का एवरेज complete time period के लिए निकालते हैं वो 0 आता है, it means it is not meaningful for us, ये हमारे लिए बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं है। क्योंकि 0 एवरेज से अगर आप बोलो कि किसी का एवरेज 0 है तो उससे ऐसा लगेगा कि वहां कोई चीज हुई ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो यहां पर देखो आप ध्यान से, करंट हाफ टाइम के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो तो हुआ है, भले ही उसका एवरेज 0 आ रहा है बट करंट फ्लो हुआ है। और जब करंट फ्लो हुआ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर इस सर्किट में यूज हुई है। और आप कहोगे अगर के कंप्लीट टाइम के लिए एवरेज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इज 0, तो उससे ये मिस गाइडेंस हो सकती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम ही नहीं हुई इतने टाइम के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आप कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए डिफाइन करते हो तो जो आंसर 0 आता है वो हमारे लिए मीनिंगलेस है, ये मीनिंगफुल आंसर नहीं है। इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एवरेज है उसको हाफ टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे। देखो यहां से यहां तक इसका एवरेज हाफ टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कंप्लीट टाइम के लिए जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव डायरेक्शन मतलब रिवर्स डायरेक्शन, आंसर 0 ही आना है। तो यहां तक अगर आप इसका एवरेज निकालें, अब आप सोचो हाफ टाइम के लिए करंट 0 से I0 तक जाता है और फिर वापस I0 से 0 हो जाता है हाफ टाइम के लिए, इसका एवरेज कैलकुलेट करना है और इसका एवरेज 0.5 I0 आएगा क्या, ये सोचिए आप। देखो आप करंट की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू I0 है। करंट की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू I0 है और फिर से वापस 0 हो जाता है हाफ टाइम के लिए, इसको सिर्फ हाफ टाइम के लिए देखना है। तो क्या इसका एवरेज वैल्यू फॉर हाफ टाइम, क्या ये 0 आएगा? क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मैंने यहां पर। क्या ये 0 आएगा? नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी 0, ये 0 नहीं आएगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी 0। क्या ये वैल्यू हाफ आएगी I0/2? 0 से I0 जा रहा है ना, तो क्या उनके कहीं बीच में आएगा? 0 से I0 के बीच में I0/2? ये आंसर भी नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, I0/2 भी नहीं आएगा। फिर इसका आंसर, एवरेज वैल्यू का आंसर क्या आएगा, ये हमें प्रॉपरली एक कॉन्सेप्ट से देखना होगा। इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट समझेंगे, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, फिर देखेंगे कि मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या आ रही है। चलो मैं आपको बताता हूं कि वो हाफ टाइम पीरियड के लिए आंसर I0/2 क्यों नहीं आएगा, उसको समझते हैं पहले, फिर करेंगे अपना डेफिनेशन और डेरिवेशन। अभी आपको यहां से कुछ चीजें कॉपी करनी है, बल्कि आप यहां पर वीडियो को पॉज करिए और यहां से ये सब कॉपी कर लीजिए, ठीक है।
इसको छोड़ के रखेंगे अभी। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। इस बॉक्स को अभी आप एज इट इज रखेंगे यहां पर। जीरो से आई नोट वैल्यू जाती है और फिर वापस आई नोट से जीरो आती है हाफ टाइम में, लेकिन उसका जो एवरेज है वो आई नोट बाई टू, मतलब कहीं बीच में क्या 50% पे आएगा, ऐसा नहीं है। देखो ये एवरेज इस तरीके से नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए, सपोज फिज़िक्स आउट ऑफ 100, फिज़िक्स में मार्क्स हैं आपके 60 एंड केमिस्ट्री में मार्क्स हैं आपके 80। अगर आपसे पूछा जाए एवरेज, तो एवरेज इन दोनों के बीच में आएगा ना, 60 + 80/2 इट विल बी 70, ठीक बीच में आएगा। बट करंट के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो एवरेज निकाल रहे हैं हम वो टाइम को कंसिडर करके निकालते हैं। टाइम क्या रोल प्ले करता है यहाँ पर एवरेज निकालने में, चलिए आइए देखते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये एक प्रॉपर साइन कर्व है। सपोज दिस कर्व इज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। यहां करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नोट, ये ओरिजिन है, और ये मैक्सिमम वैल्यू इन द डायरेक्शन, इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज आई नोट माइनस आई नोट। टाइम पीरियड यहां कंप्लीट होगा t, यहां पर होगा t/2। चलो मैं आई नोट बाई 2 को मार्क करता हूं यहां पर, आई नोट बाई 2, 0 और आई नोट के ठीक बीच में आई नोट बाई 2। दिस वैल्यू इज आई नोट बाई 2। आई नोट बाई 2 वैल्यू कौन कौन से टाइम पर होती है ये भी देख लेते हैं। सपोज दिस टाइम इज t1 एंड दिस टाइम इज t2। अब आप देखो सिर्फ फर्स्ट हाफ 0 से t/2। ये ग्राफ टाइम के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक 0 से t1, एक t1 से t2 और एक t2 से t/2। सपोज ये वाला जो गैप है, ये वाला जो टाइम है इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल T1, इतने टाइम को मैंने लिखा कैपिटल T2 और इतने टाइम को लिखा T3। आपको क्या लगता है T1 + T3 अगर ऐड कर दूं तो भी T2 से कम है ना? ग्राफ से देखो ये क्लियर है। T1 और T3 को ऐड कर दोगे तब भी T2 से कम आएगा। इट मीन्स कम टाइम के लिए दिस टाइम इज लेस, फॉर लेस टाइम the value of current lies below I naught by 2. Current is below I naught by 2, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए for more time current is above the value I naught by 2। ज्यादा टाइम के लिए करंट आई नोट बाई 2 से ऊपर है, तो डेफिनेटली जो इसका एवरेज है वो आई नोट बाई 2 से ऊपर ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ द टाइम पीरियड, ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि आप अब एवरेज निकाल रहे हैं हाफ द टाइम पीरियड के लिए। फॉर हाफ द टाइम पीरियड इज मोर देन 0.5 आई नोट या आई नोट बाई 2। एवरेज वैल्यू 0.5 आई नोट से ज्यादा ही आएगी। समझ में आ रहा है ना इतना? क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए ये करंट अपने हाफ वैल्यू से 50% वैल्यू से ऊपर रहता है और बहुत कम टाइम के लिए 50% वैल्यू से नीचे रहता है। तो जो एवरेज होगा वो 50% से ऊपर निकल जाएगा, वो एवरेज 50% से ऊपर निकल जाएगा। कितना ऊपर निकलेगा, एग्जैक्टली एवरेज कितना आएगा, ये सब चीज़ें जानने के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना डेरिवेशन, और डेरिवेशन स्टार्ट होगा डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इस आइडिया को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हो। आगे कभी रिवीजन करना होगा तो इससे याद आ जाएगा कि क्यों एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 50% से ऊपर निकल जाती है और किस तरह से यहाँ पर टाइम अपना रोल प्ले करता है एवरेज निकालने के लिए। ऐसे एवरेज वैल्यूज़ जो टाइम के अकॉर्डिंग निकाले जाते हैं उनको टाइम एवरेज भी बोलते हैं। तो बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग
time average value of alternating current over here, and it has been calculated. Yeah, we are calculating it for half the time period, not for the complete time period, क्योंकि complete time period के लिए तो एवरेज 0 आ रहा है और वो हमारे लिए मीनिंगलेस है. तो अभी वीडियो को पॉज कर लो, इसको कॉपी करना है कॉपी कर लो, देन वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन. सो आई होप यहां तक आपने कॉपी कर लिया है चीजों को. चलिए अब देखते हैं हम आगे विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम्स. अब मैं 2 सर्किट डायग्राम्स बनाऊंगा. सपोज आई एम हैविंग अ रेजिस्टेंस R across which a source of alternating current is connected. Across which a source of alternating current is connected, and alternating source of EMF is given as E is equals to E naught sin omega t, जिसकी वजह से यहां पर alternating current I फ्लो कर रहा है, and this is the instantaneous value of alternating current. ठीक है, ये alternating current फ्लो कर रहा है. इस ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है हाफ टाइम पीरियड के लिए. ओके, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करने के लिए दिस इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन. ये डेफिनेशन है हमारे पास. इसको डिफाइन करने के लिए चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा. देखो, जब करंट फ्लो करता है, व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. करंट इज कोई भी करंट हो, वेदर इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज होना है यहां पर. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ द टाइम पीरियड. देखो, सबसे पहली चीज हमने क्या बता दिया है पहले ही, कि हम जो मीन वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं वो हाफ द टाइम पीरियड के लिए डिफाइन कर रहे हैं. ये क्लियर है बिल्कुल डेफिनेशन में. ठीक है, तो मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज फॉर हाफ द टाइम पीरियड इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट. स्टेडी करंट का मतलब क्या है? स्टेडी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट वाला करंट, इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट. तो यहां पर इस स्टेडी करंट, एक डायरेक्ट करंट की हेल्प ली जाएगी. जिस डायरेक्ट करंट की हेल्प ली जाएगी उसका भी इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेते हैं. सपोज एक और इलेक्ट्रिक सर्किट है मेरे पास जिसमें यही रेजिस्टेंस लगा है R, सेम रेजिस्टेंस R, लेकिन इस रेजिस्टेंस को जो हम करंट फ्लो देंगे वो देंगे डायरेक्ट करंट. तो डायरेक्ट करंट आएगा एक बैटरी से, डायरेक्ट करंट आएगा. डायरेक्ट करंट ऐसा करंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है. तो ये आएगा एक बैटरी से. सपोज ये बैटरी है जो डायरेक्ट करंट देगी. सिंपल सर्किट बना दिया है बिल्कुल. हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल. यहां पर आ गया है डायरेक्ट करंट I, डायरेक्ट करंट I. सो इसका मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ द टाइम पीरियड इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट. मतलब इस करंट की एक वैल्यू आएगी, उसको मीन वैल्यू बोलेंगे. मीन वैल्यू बोलेंगे तो इसको पहले ही मैंने IM लिख दिया. IM मतलब मीन. ठीक है, सो मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ द टाइम पीरियड इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which when flows through a given resistance, जो एक गिवन रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा फॉर हाफ द टाइम पीरियड. कितने टाइम के लिए? हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द AC. इस ऑल्टरनेटिंग करंट के आधे टाइम पीरियड के लिए फ्लो करेगा. और फ्लो करने पर जितना भी चार्ज ये फ्लो करवाएगा इस सर्किट में, कितने टाइम में? इन टाइम T/2. कौन से रेजिस्टेंस में? थ्रू रेजिस्टेंस R. इतने टाइम में ये करंट जितना भी चार्ज फ्लो करवाएगा, कितना चार्ज हो सकता है वो? चार्ज इस फॉर्मूले से, करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो टाइम कितना? T/2. करंट कितना? IM. तो क्या हम यहां से चार्ज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. इफ चार्ज फ्लो इज Q, तो Q हो गया यहां पर करंट इनटू टाइम है T/2, है ना. करंट इनटू टाइम, इस फॉर्मूले को यूज करना है चार्ज कैलकुलेट करने के लिए. तो करंट इनटू टाइम, तो टाइम कितना लिया है? T/2. इतने टाइम में
इस रेजिस्टेंस के थ्रू IM करंट ने जितना भी चार्ज फ्लो करवाया उतना ही चार्ज causes the same amount of charge to flow as alternating current would. ये उतना ही चार्ज फ्लो करवा रहा है जितना ये वाला करंट फ्लो करवाएगा उसी रेजिस्टेंस में उतने ही टाइम में, थ्रू द सेम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द सेम टाइम। उतने ही टाइम में मतलब T/2 टाइम में। तो जितना चार्ज ये वाला सर्किट में फ्लो हो रहा है T/2 टाइम में R रेजिस्टेंस में, अगर उतना ही चार्ज इस सर्किट में भी फ्लो हो T/2 टाइम में और R रेजिस्टेंस में ही, तो फिर इस सर्किट के करंट की वैल्यू को आप ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू कह सकते हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। आई होप कि डेफिनेशन आपको समझ में आई है। अगर कोई पॉइंट डेफिनेशन में डाउटफुल हो रहा है तो सजेशन इज दैट कि वीडियो को रिवाइंड करके इस कॉन्सेप्ट को दोबारा सुनिए। पीछे जो मैंने 5 to 7 मिनट्स आपको ये एक्सप्लेन किया है अभी, इसको दोबारा सुनिए, क्योंकि डेफिनेशन का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन समझ में आए तभी इस लेक्चर में आपको आगे बढ़ना है। तो अगर डेफिनेशन में कोई भी डाउट है इसको दोबारा सुनो और फिर आगे आप बढ़ो मेरे साथ। तो आगे चलते हैं। तो यहां तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इस इक्वेशन को 1 कह दो। यहां पर भी कैलकुलेट करेंगे कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि दोनों केस में चार्ज तो सेम है ना, चार्ज सेम है। देखो ध्यान से लिखा है चार्ज सेम है, दोनों केस में चार्ज सेम है। तो इस केस का चार्ज और इस केस के चार्ज को इक्वल कर दोगे तो आपको मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसको डेरिवेशन के साथ। तो आई होप कि आप वीडियो को पॉज कर ले चले और जल्दी से इस डेफिनेशन को कॉपी करें। इस डेफिनेशन को रब करने के बाद ही यहाँ स्पेस होगा हमारे पास डेरिवेशन करने के लिए। बच्चों, आई एम रबिंग दिस डेफिनेशन सो दैट आई मे हैव स्पेस। ये डेफिनेशन रब कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं इस पे। अब देखेंगे कि यहां पर आप चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये सिंपल फॉर्मूला जो चार्ज कैलकुलेट करने का मैंने यूज किया है, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग इनटू टाइम टेकन, ये फॉर्मूला एज इट इज यहां यूज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो करंट है वो वेरिएबल करंट है, वो तो ऑल्टरनेटिंग करंट है जिसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। तो ऐसे केस में आप चार्ज को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, और जब चीज़ें वेरिएबल होती हैं तो कैलकुलस काम आती है। यहां पर हम यूज करेंगे कैलकुलस। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। तो लिख सकते हैं ना, अगर आप Q अपॉन टी नहीं लिख सकते तो वी कैन राइट डी क्यू अपॉन डी टी। और यहां से डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। अब आप चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे। तो चार्ज कैलकुलेट करना है मुझे कितने टाइम में, हाफ द टाइम में, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हाफ द टाइम में। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन, मान लो 0 चार्ज था स्टार्टिंग में, इधर आई डी टी स्टार्टिंग में टाइम 0 था, और जब टाइम हो जाएगा T/2 हाफ द टाइम अपर लिमिट, तो चार्ज कितना हो जाना है, सेम। तो Q हो जाएगा चार्ज Q। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Q माइनस 0, आंसर विल बी Q। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर तो आंसर आ गया Q इज इक्वल्स टू आई डी टी में I इज वेरिएबल, इसकी वैल्यू कहां है, इसकी वैल्यू है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यही होता है ना ऑल्टरनेटिंग करंट। साइन इक्वेशन वाला ले लो, साइन इक्वेशन वाला करंट लेंगे तो I के प्लेस पर आई कैन राइट आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से T/2। नाउ आई नॉट इज कांस्टेंट वैल्यू, ये तो पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। तो Q इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटीग्रेशन से बाहर आएगा 0 से T/2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और टी का एक कोफिशिएंट है ओमेगा, तो ये कोफिशिएंट जाएगा डिनोमिनेटर में।
लाइक दिस। देखो इसको ऐसा समझो कि अगर कहीं लिखा है साइन ए एक्स डी एक्स और इसे आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो आंसर आएगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे होगी। तो Q इज इक्वल्स टू आई नोट तो बाहर है ही, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट ये लो मैंने लिख दिया यहां ओमेगा। लिमिट्स सॉल्व करनी है 0 से t/2, 0 से t/2। याद रखना व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2π/t, ये यूज होने वाला है अब यहां पर। ओमेगा इज 2π/t, तो जहां जहां ओमेगा लिखा है वहां वहां 2π/t कर दूंगा। आई नोट अपॉन 2π/t, ठीक है ना, ओमेगा 2π/t। लिमिट सॉल्व करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कोस ओमेगा की जगह 2π/t और अपर लिमिट स्मॉल t की जगह t/2 माइनस अपर लिमिट माइनस, ये तो हो गई अपर लिमिट, लो इसको ब्रैकेट में डाल दिया, कंफ्यूज नहीं होने के हो आप। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब t की जगह 0 लिखेंगे तो माइनस ये वाला माइनस कॉस ओमेगा की जगह 2π/t, t की जगह 0। ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व। अब देखो ध्यान से, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कोस पाई। कोस पाई मतलब कोस 180 डिग्री, वो होता है -1, और ऑलरेडी बाहर एक माइनस लग रहा है, तो माइनस इंटू -1 विल बी 1। सॉल्व करते हैं इसको। Q इज इक्वल्स टू आई नोट t/2π, ये हो गया 1, माइनस इंटू -1 इज 1, माइनस कोस 0 इज 1, और यहां लग रहा है माइनस, तो -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +1, मतलब ये हो गया अंदर 2, ये ब्रैकेट सॉल्व करके आया है 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, एंड द आंसर इज Q इज इक्वल्स टू आई नोट t/π, आई नोट t/π। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इस सर्किट से जो चार्ज फ्लो हुआ उसका आंसर आया Im t/2। इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो हुआ उसका आंसर आया I नोट t/π। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो कि ये मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहलाए तो ये दोनों चार्जेस सेम होंगे, है ना, ये दोनों चार्जेस सेम होने, यही तो बोलती है डेफिनेशन। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ द टाइम पीरियड इज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेजिस्टेंस फॉर हाफ द टाइम, जो एक गिवन रेजिस्टेंस में आधे टाइम ऑफ द एसी के लिए फ्लो करेगा, तो इसके फ्लो करने से जितना चार्ज फ्लो होगा उतना ही चार्ज अल्टरनेटिंग करंट उसी रेजिस्टेंस में उतने ही टाइम में फ्लो करवा रहा होगा। तब आप इस डायरेक्ट करंट की वैल्यू को मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलोगे। तो इट मींस ये दोनों चार्ज इक्वल करने हैं। इन दोनों चार्ज को इक्वल करेंगे और देखेंगे आगे क्या आंसर आ रहा है। देखिए इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग मतलब दोनों को इक्वल कर दो। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में है Im इंटू t/2 और इक्वेशन 2 में है I नोट t/π। टाइम से टाइम कैंसिल हो चुका है। Im इज 2 इधर जाएगा, 2/π I नोट। Im इज 2/π I नोट। I नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। 2/π को अगर आप सॉल्व कर लो तो आपको मिलेगा Im इज इक्वल्स टू 0.637 I नोट। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 0.637 को अगर परसेंटेज में बोलो तो क्या कह सकते हो? मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये भी तो बोल सकते हो। ओके, तो इस आंसर को ऐसे और ऐसे भी याद कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। दिस इज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आ गया 2/π इंटू I नोट,
और 2 बाय पाई का आंसर क्या होता है 0.637, याद रखना, ये याद रखना जरूरी भी है। ओके, तो देखो मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट 50% से ऊपर आ रहा है, कितना 63.7%, ठीक है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन एंड यूजिंग द डेफिनेशन वी हैव ड्राइव्ड द फॉर्मूला फॉर मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां पर वीडियो को करो पॉज, इस डेरिवेशन को अपने रजिस्टर में करो नोट डाउन, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ और भी बाकी है, कि मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या उसका भी डेरिवेशन होगा? नहीं बेटा, उसका डेरिवेशन नहीं होगा, उसे हम सिंपल एक कॉन्सेप्ट से यहाँ पर 2 लाइन में ही आपको समझा देंगे। तो अभी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कीजिए। आई होप आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया है। तो अभी हम इस डेरिवेशन को रब कर सकते हैं, और वीडियो क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है बच्चों, कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगी पहली बार सुनने में कि शायद अभी समझ में नहीं आई है, तो आप उसको दोबारा समझने के लिए वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं, है ना। दैट इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ अ वीडियो क्लास। यही वीडियो क्लास का सबसे बढ़िया यूज़ होता है कि वो वीडियो आपके पास हमेशा रहती है। अभी तक की क्लास से जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो है कि मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होता है 2 बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, मीन वैल्यू को एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं। तो सिंबल आपका IM भी हो सकता है और सिंबल IAVG भी हो सकता है। कई बार IAVG सिंबल यूज हो जाता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर सॉल्व करके आया है 0.637 I नोट। ये भी नहीं भूलना है, जिसको आप परसेंटेज में बोल सकते हो 63.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ही मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। अब ध्यान से सुनेंगे कुछ चीज़ों को। देखो, अगर मेरे पास ये एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और इसमें ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है, जिसका ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इस इक्वेशन से आ गया, और इसने इसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, तो व्हाट इज E इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, है ना। E इज instantaneous value of current of alternating current and I is instantaneous value of alternating current, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है और ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, ओहमिक रेजिस्टेंस है। तो मैं कह सकता हूं कि E is equals to IR, instantaneous value of EMF is equals to instantaneous value of current into R। अब E नोट के बारे में सुनो। E नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसी तरीके से अगर मैं करंट की इक्वेशन लिख लूं I नोट साइन ओमेगा टी, तो I नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑफ AC ईएमएफ, और ये पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है। ओके, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये भी तो लिख सकते हैं E नोट इज इक्वल्स टू I नोट R। मतलब ओम्स लॉ में अगर आप पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हो तो इधर पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आएगा। ध्यान से समझो इस चीज को। और अगर आप इस ओम्स लॉ में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट यूज करते हो तो इधर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ आएगा। IR करेंगे जिसमें I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, तो IR करने पर जो ईएमएफ आएगा वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आएगा। और अगर करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब बेसिकली जो फॉर्मूला है वो ये है, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। इस चीज को समझो, ये पूरे चैप्टर में काम आएगी, आगे पूरे चैप्टर में काम आएगी। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो ओम्स लॉ से आता है उनके लिए जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये करंट, आप जो भी करंट लिख रहे हो, अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट लिख रहे हो,
तो इधर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ आएगा, या अगर आप पीक वैल्यू ऑफ करंट लिखोगे यहां पर तो इधर पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ आ जाएगा, या अगर आप मीन वैल्यू ऑफ करंट लिखोगे तो इधर क्या आ जाएगा, मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ आ जाएगा, इधर मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इज दैट कि मैं अगर मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ऑलरेडी ड्राइव कर लिया है। अब तो मैं सिर्फ ये चीज यूज करूंगा, ई एम इज इक्वल्स टू आई एम इंटू आर। यही तो सर्किट डायग्राम था अभी हमारे डेरिवेशन में, है ना, उसी सर्किट डायग्राम से। और आई एम की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड 2/पाई आई नॉट इंटू आर। अब ध्यान से देखना है यहां पर हम क्या करने वाले हैं। देखो आई नॉट आर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ 2/पाई ई नॉट। इट मींस जिस तरीके से मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट 2/पाई आई नॉट होता है, उसी तरीके से मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ 2/पाई ई नॉट होता है। ई नॉट इज व्हाट, ई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और 2/पाई को सॉल्व करके क्या आता है 0.637, और इसको परसेंटेज में क्या लिख सकते हो 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो जिस तरीके से मीन वैल्यू ऑफ करंट के फॉर्मूले हैं, उसी तरीके से मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ के भी फॉर्मूले हैं। और ये चीज मत भूलना जो मैंने आपको अभी अभी समझाई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में काम आएगी ऑल्टरनेटिंग करंट के, इसको मत भूलना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर टुडे। आज का लेक्चर यही था जिसमें हमें मीन वैल्यू सीखनी थी। मीन वैल्यू इसलिए भी सीखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, तो कई बार हमें कुछ क्वेश्चंस में एवरेज चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ का पता होना ज़रूरी है कि वो कैसे कैलकुलेट होती है। तो जब भी कभी आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करना हो तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू का 0.637 होती है, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और आंसर बता देंगे, ठीक है ना। तो लेक्चर क्लोज करने से पहले माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि आपको यहाँ पर अगर बेटा थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है ना इन वीडियो क्लासेस से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 12th के सिलेबस में, फिज़िक्स के सिलेबस में आपको और ज़्यादा हेल्प चाहिए, तो मैं डेली यहाँ पर वीडियोस अपलोड करता हूँ और इन वीडियोस के थ्रू मैं क्लास 12th का फिज़िक्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप कर रहा हूँ, और पूरी कोशिश है कि ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा बाय 31 दिसंबर। तो जितने भी बच्चे आप लोग इस साल 2025 के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको फिज़िक्स का एग्ज़ाम देना है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है, यहाँ पर आएँ, अपनी स्टडीज़ को एक प्रॉपर वे में कंप्लीट करें, और स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद हम रिवीजन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे अपने इसी प्यारे से चैनल फिज़िक्स सीखो पर। तो बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और अच्छे मार्क्स लाने की कामना बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स एज वेल एज़ फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।